हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं और आप 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें रिटन पेपर होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो दोनों ही बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ आपके हिंदी गद्य का। देखिए, आपकी हिंदी गद्य के सिलेबस में जितना भी टॉपिक है मैं लगातार उन सभी को कंप्लीट करवा रही हूँ। कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ। आज की वीडियो में हम पाजेब कहानी की समीक्षा या उसका सारांश पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या अगर हम इस क्लास को कर लें तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए, पाजेब कहानी से जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे आपका रिटन होता हो या एमसीक्यू बेस्ड होता हो, आप इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर लेंगे। इस तरीके से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम पाजेब कहानी का सारांश या उसकी समीक्षा देखेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाजेब कहानी के लेखक कौन थे। लेखक के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं वीडियो के स्टार्ट में, क्योंकि जिनका ओएमआर शीट पर पेपर कराया जाएगा यानी एमसीक्यू पेपर जिनका होगा, उनके लिए लेखक के बारे में प्रश्न बन सकता है। तो क्या क्या प्रश्न लेखक के बारे में बनेगा वो आपको तो मैं बता ही दूंगी अभी, और साथ ही साथ जो पूरा हम सारांश और उसकी जो समीक्षा आज जानने वाले हैं, तो यहीं से आपका ओएमआर शीट पर भी पेपर आता है, यानी एमसीक्यू वालों का भी वहीं से पेपर आता है और सब्जेक्टिव वालों का भी वहीं से पेपर आता है। तो क्लासेस डीपली करिए। मैं वीडियो दोनों ही पर्पस से बनाती हूँ। दोनों ही पर्पस का मतलब एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए भी और सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए भी। तो हर वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है, आप सभी देखा कीजिए। ये नहीं कि मैम हमारा रिटन होगा तो क्या हम देख सकते हैं, मैम हमारा ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम डीपली पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाजेब कहानी के लेखक के बारे में जानते हैं, फिर उसकी समीक्षा को डिटेल में समझते हैं, उसकी विषय वस्तु सारी चीज़ें समझेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव। पाजेब कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी। कब हुआ था? 2 जनवरी 1905 को, 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के कोडियागंज गांव में। कहाँ पर? अलीगढ़ के कोडियागंज गांव में, नोट कर लीजिए कहीं पर। और इनके बचपन का नाम था आनंदी लाल। अब एमसीक्यू में पूछ देगा जैनेन्द्र कुमार के बचपन का क्या नाम था, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आनंदी लाल था। देखिए, इनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 1921 में क्या हुआ? 1921 में जैनेन्द्र कुमार जो थे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वो दिल्ली आ गए। ये असहयोग आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वो दिल्ली आ जाते हैं 1921 में। और लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी वो रहे। उसके बाद देखिए, 24 दिसंबर 1988 को इनका देहांत हो गया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 में हुई, 1988 में। बाकी जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय पर मैं वीडियो आपको चैनल पे दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनकी प्रसिद्ध कृतियों में आ जाता है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, सूखदा है, फांसी है, वातायन है, एक रात है, 2 चिड़ियाँ हैं, पाजेब है। ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सारांश देखते हैं। पाजेब का मतलब होता है पायल। जो लड़कियां पैर में पायल पहनती हैं ना, आप लोग जानते हैं, उसका मतलब है पाजेब या पायल। तो पाजेब जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो बच्चों के ऊपर बेस्ड है। मतलब बच्चे किस तरीके से किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, और अगर घर में कोई चीज़ खो जाती है तो बच्चों के ऊपर ही शक किया जाता है कि बच्चों ने ही गुमा दी होगी, मतलब कहीं गिरा दी होगी या बच्चे ही कहीं रखकर भूल गए होंगे। इस तरीके से बच्चों पे शक किया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बताओ कहाँ रख दिया, क्या कर दिया, पक्का तुमने ही छुआ होगा इसलिए मिल नहीं रही। तो बच्चे डर के मारे जो काम किए भी नहीं रहते हैं, डरने लगते हैं और न गुनाह करने के बावजूद भी अपने सर वो ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का इस कहानी के अंदर भी जैनेन्द्र कुमार दिखाने की कोशिश करते हैं।
पाजेब जो है कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। अब आत्मकथात्मक शैली क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कैसे पढ़ा चुकी हूँ? स्टार्ट की जितनी यूनिट्स हैं उसमें आपको हिंदी गद्य की विधा पढ़ना है। आत्मकथा हिंदी गद्य की एक विधा है जिसमें राइटर अपने जीवन के बारे में लिखता है। तो जैनेंद्र कुमार इस कहानी को जिस तरीके से बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जैसे लग रहा है वो आत्मकथा लिख रहे हैं। इस पर्पस से, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से वो कहानी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला बिंदु कि ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑब्जेक्टिव्स वाले नोट करते रहेंगे। देखिए यही सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। और दूसरी बात ये कि ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। पूछ देता है पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो आत्मकथात्मक। पाजेब का मतलब पायल होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो पाजेब के लिए जिद करती है। अब देखो कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि मुन्नी एक छोटी सी बच्ची है जो पाजेब यानी पायल खरीदने की जिद करती है पहनने के लिए। तो जो इस कहानी में छोटी मुन्नी है वो अपने पास पड़ोस की सहेलियों के पास देखती है कि उनके पास एक नई तरीके की पाजेब है और उन्होंने उसको पहन रखा है। तो जब मुन्नी उस चीज़ को देखती है तो मुन्नी का भी दिल आ जाता है उस पाजेब पर और वो अपने घर वालों से जिद करती है कि उसे भी बिल्कुल सेम वैसी ही पाजेब चाहिए जैसा उसके मोहल्ले की लड़कियों ने, दोस्तों ने पहन रखा है। और जो माता पिता होते हैं, देखिए जब भी बच्चे कोई जिद करते हैं तो माता पिता को अपने बाल हट के सामने झुकना पड़ता है। बाल हट का मतलब है बच्चों की जिद। बच्चे जब छोटे होते हैं जिद करते हैं, बच्चे तो बड़े होकर भी कुछ जिद करते हैं तो माँ बाप मान जाते हैं एकदम प्यार से बच्चों की खुशी के लिए। और जब बचपन में बच्चे कुछ जिद करते हैं तो माँ बाप तो उसको फौरन ही मान जाते हैं। छोटी सी मुन्नी जो पाजेब यानी पायल के लिए जिद करती है और माता पिता क्या है, झुक जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। उसी दिन क्या होता है, जिस दिन मुन्नी जिद कर रही थी पाजेब के लिए, उनकी बुआ घर आ जाती है। अब बुआ को पता लगता है कि हमारी छोटी सी मुन्नी जो है वो पाजेब के लिए जिद कर रही है। तो बुआ कहती है कि ठीक है, मैं पक्का वादा करती हूँ अगले इत्तवार को आऊँगी तो तुम्हारे लिए, यानी अगले संडे को आऊँगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही पाजेब लाऊंगी जैसी तुमको चाहिए। अब क्या है, मुन्नी खुश हो गई। अब अगले इत्तवार को क्या होता है कि बुआ आती है और पाजेब लाने का वादा भी करती है। बच्चे हैं जल्दी बहल जाते हैं। इत्तवार को बुआ पाजेब लेकर आई। अब अगले इत्तवार को यानी संडे को बुआ जब आई बच्चे के घर तो मुन्नी के लिए वो पायल लेकर आई। मुन्नी पाजेब पहनकर बहुत खुश हो गई। पूरे घर के आंगन में, बाहर में, मतलब घूमी फिरी, इतना खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब एक मुन्नी का छोटा सा भाई था जिसका नाम था आशुतोष, जो इस कहानी में मेन पात्र है। वो मुन्नी से थोड़ा सा बड़ा है। अब वो भाई जो है मुन्नी का, वो इतना खुश है। देखिए यहाँ पे नाम लिखती हूँ लड़के का, इसके भाई का, आशुतोष। ठीक है, आगे नाम आएगा, अभी आप देख लेंगे। अब मुन्नी का भाई आशुतोष इतना खुश है कि वो मुन्नी का हाथ पकड़ के पूरे मोहल्ले में घुमाता है ताकि मोहल्ले वाले भी देखें मेरी मुन्नी ने नई नई पाजेब पहनी है। आगे देखिए, सबसे प्रशंसा पाने के लिए सबको दिखाती फिरी। मतलब मुन्नी सबसे तारीफ सुनना चाहती थी और सबको पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरती थी कि मेरे पास पाजेब है, बुआ लेकर आई है। अब उसका जो बड़ा भाई आशुतोष है, जो मुन्नी से थोड़ा सा बड़ा है, वो भी बड़ा खुश है कि उसकी मुन्नी के पास वैसा ही पाजेब आ गया जैसा मेरी मुन्नी चाहती है। अब देखिए बच्चे तो भोले होते ही हैं, नादान होते ही हैं। साथ ही ईर्ष्या, हट और रूठने जैसी आदतें भी बच्चों के अंदर होती हैं। बच्चों के अंदर थोड़ा, अगर किसी चीज़ को देख लें किसी के पास है तो उनको थोड़ा ऐसी फीलिंग होगी कि मतलब हमें भी चाहिए, उसके पास है। थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा हट, थोड़ी जिद हो जाती है बच्चों में। तो अब ये जो आशुतोष है पहले तो बड़ा खुश है कि मेरी मुन्नी के पास पाजेब आई है। उसने खूब मुन्नी का हाथ पकड़ के पूरे मोहल्ले में घुमाया फिराया, सबको दिखाया। लेकिन थोड़ी देर बाद अब आशुतोष का भी इरादा बदल गया। देखो ये जो आशुतोष है यही इस कहानी का मेन पात्र है। पात्र का मतलब मेन कैरेक्टर। तो इसका चरित्र चित्रण एग्जाम में पूछ सकता है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। पाजेब कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उस पर वीडियो बना दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अब आशुतोष ने साइकिल की फरमाइश कर दी। अब आशुतोष क्या कह रहा है कि मुन्नी को पाजेब दिलाई है तो मुझे क्या चाहिए, साइकिल चाहिए। तो अब आशुतोष ने क्या किया, साइकिल की फरमाइश कर डाली। बुआ ने क्या कहा कि तुम्हारे जन्मदिन पर यानी तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें साइकिल ज़रूर दिला दूंगी।
बुआ ने आशुतोष से पूरा वादा कर लिया कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल गिफ्ट में दे दूंगी। तो बुआ ने वादा किया तो वो मान गया। पहले तो थोड़ा जिद करता है कि अभी चाहिए, लेकिन बुआ जब समझाती है कि जन्मदिन पर दिला दूंगी तुम्हारे लिए साइकिल, तो वो मान जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। पाजेब का जो उत्साह है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, किसी खिलौने के लिए या किसी सामान के लिए बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, इतनी जिद करते हैं कि लगेगा उनको मिल जाएगा तो कि वो रोज़ ही उसके साथ खेलेंगे, उस खिलौने के साथ। मगर खिलौना 1-2 घंटा खेलने के बाद क्या है, उसका जो पूरा उत्साह होता है, खुशी होती है, वो बच्चों को ख़त्म हो जाती है बच्चों की। अब वो चीज़ तो हमारे पास आ गई, अब उसको रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी के अंदर भी होता है। पहले मुन्नी की जिद थी कि उसे पाजेब चाहिए। पाजेब जब बुआ दिलाती है तो खूब पहनकर झूमती है, पूरे घर में मोहल्ले में सबको दिखाती है। थोड़ी देर बाद पाजेब का जो उत्साह था वो ख़त्म हो गया। अब मुन्नी पाजेब उतार कर रख देती है। एक दिन क्या होता है, पाजेब नहीं मिलती। एक देखिए, पायल जो होता है दोनों पैरों में पहना जाता है, तो 2 होता है। तो एक पाजेब तो मिला घर पर, मगर एक पाजेब कहीं गुम हो गया। तो एक दिन क्या है, पाजेब न मिलने पर पूरे घर में उसकी खोज की गई कि अरे पाजेब कहाँ चला गया, पाजेब कहाँ चला गया। पूरे घर वाले परेशान हो गए। अब माता पिता ने बंशी नौकर पर शक किया। घर का जो नौकर था बंशी जिसका नाम था, पहले तो लोग नौकरों पर ही शक करते हैं कि पक्का उसी ने चुराई होगी। तो कुछ इस तरीके का इस कहानी में भी होता है। बंशी नौकर पर शक किया जाता है, और जब बंशी नौकर साफ साफ इनकार कर देता है कि उसने पाजेब नहीं ली है, तो उसके बाद अपने ही बेटे आशुतोष पर माता पिता शक कर लेते हैं। शक भी बिना किसी आधार, बिना किसी तर्क और बिना किसी छानबीन के वो शक किस पर करते हैं, अपने ही बेटे आशुतोष पर कि पक्का आशुतोष ने चुराई होगी, उसको बेच दी होगी। क्योंकि आशुतोष को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, तो पतंग खरीदने के लिए पतंग वाले को उसने पाजेब यानी पायल ले जाकर बेच दी होगी, उसके बदले पतंग खरीद कर लाकर उड़ा रहा होगा। अब आशुतोष से प्रश्न किए जाने लगे। पूरे घर वाले उसके ऊपर टूट पड़े कि तुमने पाजेब चुराई है, बताओ कहाँ रखी है, क्या की है, सोचो कहाँ रख दी है, और अगर चुरा कर बेची है पतंग वाले को या किसी को भी तो बताओ। तो आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी उत्तर देता, कभी कुछ। मतलब पहले तो कहता नहीं मैंने नहीं चुराई है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जब बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अपनी ही फैमिली का, तो वो क्या करता है, खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है कि हाँ मैंने ही चोरी की है, मतलब मैंने ही ली है। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना रहे थे। इसके जो पिता थे वो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को अपना रहे थे, जिससे पता चल सके कि पाजेब हुई क्या। अगर आशुतोष ने ली है तो बताओ उसने क्या की। बालक तन के कोमल और मन के पवित्र होते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे से ना, ये आशुतोष भी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही अभी है, मुन्नी से थोड़ा बड़ा है। बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये बात तो सच है कि बच्चों से जो भी पूछो बच्चे सच ही बता देते हैं। मन के सच्चे होते हैं, पवित्र होते हैं, वे झूठ बोलने में माहिर नहीं होते। मतलब उनके अंदर ना चालाकियाँ नहीं होती, नासमझ होते हैं। और बड़े लोग हो जाते हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ा इंसान के अंदर चालें भी आ जाती हैं, बातें बनाकर भी बोल देते हैं, मगर बच्चे ऐसा नहीं करते। पिता ने जब पड़ोसी बालक चुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जान बचाने के लिए समर्थन में सर हिला दिया। मतलब अब शक किया गया पड़ोस के लड़के चुन्नू के ऊपर कि पक्का तब उसने चुराई होगी। तो अब आशुतोष सोचता है कि अब जान बचाने के लिए तो अपना ही नाम लगवा लेना ठीक है। तो आशुतोष सर हिला देता है कि हाँ उसने ही पाजेब चुराई है। जब उसे चुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया तो आशुतोष ने, अच्छा देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब ये आशुतोष ने कह दिया कि हाँ चुन्नू नहीं लिया, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। जब वो आशुतोष से कहा गया कि तब जाओ चुन्नू के पास से पाजेब लेकर आओ, तो आशुतोष ने कहा उसके पास नहीं है तो वो कहाँ से देगा। मतलब बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है। अब घर वाले ने कहा पक्का तुम्हारा पड़ोसी दोस्त जो चुन्नू है उसने पाजेब चुराई होगी। पहले तो इतना घबराया हुआ था, बोलता है हाँ हाँ उसी ने। फिर जब घर वाले कहते हैं जाओ तो उससे मांग कर लाओ, अभी सोचता है कि मैं उससे मांगूंगा कैसे, उसने तो ली नहीं है। तो कहता है जब उसके पास नहीं है तो वो कहाँ से देगा। देखिए आशुतोष जो बच्चा है उसको पतंग का बड़ा शौक था। फिर अब शक किया गया, घर वालों ने शक किया पतंग वाले पर। जब आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया तो अब देखो क्या हुआ। देखो आशुतोष पतंग का शौकीन था, घर वालों ने कहा पक्का पाजेब चुरा कर पतंग वाले को दी होगी, जा पाजेब मांग कर ला।
तो अब आशुतोष तो ये भी जानता है कि पाजेब जो है पतंग वाले के पास भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर सब कुछ समझ आ रहा होगा। देखिए, जब आम सी भाषा में कहानी को समझेंगे ना तो ठीक है, आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर को। मैं सिर्फ रीडिंग लगा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा बताना पड़ता है बच्चों को, ताकि बच्चे इजीली अपना आंसर लिख सकें एग्ज़ाम में। मैं इस तरीके से आपको समझाई रहूँगी तो एग्ज़ाम में आप लोग को याद आएगी मेरी बातें, फिर आप लोग इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे, फिर चाहे OMR पर हो या फिर रिटर्न हो। देखिए, उधर क्या होता है कि चुन्नू की जो माँ है वो उसकी खूब पिटाई करती है। अब जाहिर सी बात है, अपने बच्चे पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो माँ बच्चे की पिटाई करेगी ना, क्या तुम गए थे, तुमने ली है कि नहीं ली है। तो अब उस बच्चे की माँ ने उसकी पिटाई कर दी। अब देखो, आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की है। मतलब हर तरीके से आशुतोष के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। उसको पतंग वाले के पास ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, वो जाने से मना कर रहा था। अब देखिए क्या होता है, आगे स्टोरी बढ़ती है और अब क्या होता है कि आशुतोष को पकड़कर ज़बरदस्ती पतंग वाले के पास लेकर जाया जा रहा होता है। उसके घर वाले ले जा रहे थे आशुतोष को ज़बरदस्ती पतंग वाले के पास कि चलो उससे पाजेब मांगो। तो उसी समय क्या होता है कि आशुतोष की जो बुआ थी जिसने मुन्नी को पाजेब खरीद कर दी थी, वो आ जाती है और उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे। तो वो कागजात को अपने बैग से निकालती है, बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर भी वो देती है। मतलब वो एक टोकरी थी, उसमें पाजेब निकाल कर देती है और बुआ कहती है कि भूल के साथ, मतलब गलती से ये पाजेब उसके साथ ही बैग में रखकर चला गया था और वो फिर भूल गई थी बताना घर वालों को। मतलब जितने दिनों तक पाजेब नहीं मिला तब तक बच्चे के ऊपर ही शक किया गया। और अंत में क्या है, बुआ जब आती है तो ज़रूरी कागजात बैग से निकालती है और अपने ही बैग से निकालती है वही पाजेब जिसको घर वाले ढूंढ रहे थे। और बुआ कहती है कि भूल से यानी गलती से उसके साथ ही चली गई थी पाजेब। अब पाजेब को देखकर पूरे घर वाले हतभ्रत रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं कि देखो पाजेब गलती से बुआ के साथ गई है। शक मासूम से छोटे से बच्चे पे किया जा रहा है, उसको प्रेशर किया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती मतलब कहा जा रहा है कि तुम नहीं ली है। बच्चा डर के मारे कह देता है हाँ मैंने, मतलब नहीं ली थी तब भी कह दिया। तो इसलिए बच्चों की बातों पर भरोसा करना चाहिए, छोटे बच्चे मासूम होते हैं। इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से जिनेंद्र कुमार हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, बड़े मासूम से भोले से होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए अगर अपनी ही फैमिली का, तो फिर बच्चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने आप को बचाने का। फिर वो गुनाह अगर ना भी किया हो तो अपने सर ले ही लेता है। तो उम्मीद करती हूँ आप पाजेब कहानी का सारांश और उसकी समीक्षा बहुत अच्छे से समझ के होंगे। यहाँ से अब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उम्मीद करती हूँ आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चल रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड